नमस्कार दोस्तों, हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट। अब हमारा टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड। इसमें जो है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज़, ये हमारे जो है टॉपिक फर्स्ट चैप्टर है। पहला है इसमें कि 50 ईयर्स ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। 2025 जो है ये 50 साल हो जा रहा है। हमारा जो नेशनल इमरजेंसी लगा था 1975 में, जून 25 1975 को जो है डिक्लेयर किया गया था, और जो है 21 मार्च 1977 तक जो है ये इमरजेंसी जो है वो लागू था। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रोविज़न देखा जाए तो हमारे पास जो है 3 टाइप का जो है इमरजेंसी जो है। इसमें आर्टिकल 352 बोलता है कि नेशनल इमरजेंसी ये किस ग्राउंड पे लगता है, तो अगर वार है और एक्सटर्नल एग्रेशन अगर कुछ है तो उस ग्राउंड पे लगेगा। और सेकंड ऑप्शन है इसमें कि इंटरनल इमरजेंसी जो लगता है वो आर्म रिबेलियन को लेकर के। तो एक हुआ एक्सटर्नल इमरजेंसी जो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के रूप में, और दूसरा आर्म रिबेलियन के रूप में इंटरनल इमरजेंसी। सेकंड कंडीशन है प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं इमरजेंसी को, जो अंडर आर्टिकल 356 जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। अगर किसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है ब्रेकडाउन हो जाती है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 356 को इम्पोज करके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है स्टेट्स में। अगर कोई और कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई स्टेट जो है यूनियन के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस जो होते हैं अंडर द आर्टिकल 365, अगर उसको लागू करने में जो है वो फेल हो जाता है तब ये इमरजेंसी लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अंडर द आर्टिकल 360 लगाया जाता है, और ये इंडिया में अभी तक जो है कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कंडीशन क्या होता है इसको लगाने का, क्रिएट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। मतलब फाइनेंस से संबंधित अगर कुछ अनस्टेबिलिटी आती है, क्रेडिट अगर इंडिया का जो है वो अगर ख़राब होता है और उसको रिपे करने का कुछ इशू आता है तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगाया जा सकता है। जो इमरजेंसी इंडिया में का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका सोर्स कहाँ से है, तो सोर्स उसका जो है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, वहाँ से ये जो है मतलब जो वहाँ से ये सोर्स जो है एक तरीके से बोरो किया गया है। और बेसिस कहाँ पे है, तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच में जो है इसका प्रोविज़न दिया हुआ है अंडर द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टेंसेस क्या है, नेशनल इमरजेंसी कब कब लागू किया गया, तो अभी तक 3 टाइम्स लागू किया गया है। फर्स्ट टाइम जो है 1962 में चाइनीज़ एग्रेशन के रूप में जब हुआ था तब लागू किया गया था। 1971 में इंडिया पाकिस्तान के वार के टाइम, और 1975 में इंटरनल इमरजेंसी लागू किया गया था। अब इसी का ही हम 50 ईयर्स जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो की एस्पेक्ट्स जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड, जो कि इमरजेंसी की एस्पेक्ट्स नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए, प्रोक्लेमेशन के लिए क्या क्या जो चाहिए। तो पहला जो है कौन सी अथॉरिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो है प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इसको प्रोक्लेम किया जाता है आफ्टर द रिटन डिसीजन। मतलब यूनियन कैबिनेट के अगर रिटन रिकमेंडेशन आता है उसके ग्राउंड पे जो है प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं। अप्रूवल क्या है कि अगर पार्लियामेंट जो है अगर कैबिनेट ने जो है अगर रिकमेंड कर दिया तो वो जो है बोथ हाउसेस जो होता है राज्यसभा और लोकसभा, उसको विथिन 1 मंथ जो है इसको अप्रूवल देना है। अगर अप्रूवल मिल गया तो इमरजेंसी जो है हमारा उसकी वैलिडिटी 6 मंथ के लिए हो जाती है। इस 6 मंथ के बाद जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इंडेफिनेटली, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बस बीच बीच में जो है ना हर 6-6 महीने पे जो है इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। इसको जो है लागू किया गया था अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में जो है वो हुआ था कि हर 6-6 महीने पे जो है इसको एक्सटेंशन के लिए परमिशन पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा। अगर किसी कंडीशन में लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है तो इसमें जो है राज्यसभा जो है 6-6 महीने पे जो है इसको अप्रूवल देते रहेगी। और अगर नया लोकसभा जो है अगर सिटिंग लोकसभा जो है रिकन्स्टिट्यूट होता है तो वो विथिन 30 डेज जो है इसको अप्रूवल देगा। जहाँ डिसअप्रूव करना होगा तो विथिन 30 डेज जो है इसको मान्यता देना, अदरवाइज जो है वो डिसअप्रूव होकर के जो है नॉर्मल इमरजेंसी जो है वो लैप्स कर जाता है। अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए तो क्या चाहिए हमको कि पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है वो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी इन द सेंस कि जो है 2/3 मेंबर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए, और जो मेजोरिटी ऑफ जो टोटल मेंबरशिप का जो है परसेंटेज वोट जो होता है उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको अप्रूवल मिलना चाहिए। रिवोकेशन की बात किया जाए, मतलब कैसे जो है इमरजेंसी खत्म हो सकता है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है किसी भी टाइम जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। अगर पार्लियामेंट अप्रूवल भी नहीं करता है तब भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसको रिवोक कर सकता है। लेकिन फिर वही बात कि प्रेसिडेंट जो है मतलब कैबिनेट जो होता है उसी के एडवाइस के हिसाब से जो है वो कार्य करते हैं। इन द सेंस कि कैबिनेट जब एडवाइस करेगा रिवोकेशन का तभी जाकर के प्रेसिडेंट जो है रिवोक करने का जो है आदेश देते हैं। और अगर सेकंड कंडीशन जो है इसको रिवोक करने का कि अगर लोकसभा इसको डिसअप्रूव कर देता है कंटिन्यूएशन का विथ सिंपल मेजोरिटी, तब भी जो है हमारा जो है इमरजेंसी जो है वो रिवोक हो जाएगा। ड्यूरिंग द मतलब इमरजेंसी अगर लागू है तो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप में क्या असर पड़ता है,
तो सेंटर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है उसको जो है उससे संबंधित जो है कुछ भी चीज़ एग्जीक्यूशन है उसको डायरेक्ट कर सकता है। सेकंड, पार्लियामेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो लिस्ट्स वगैरह होता है स्टेट लिस्ट, उसमें भी जो है कानून बना सकता है पार्लियामेंट। इसको आर्टिकल 250 के अंतर्गत दिया गया है। साथ साथ जो है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको भी चाहें तो प्रेसिडेंट जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर, इसमें अगर जो है पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया और इमरजेंसी लागू हो गया तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है ना वो उसके टेन्योर को वन टाइम जो है 1 साल के लिए जो है एक्सटेंशन दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी एंड होता है तो विथिन जो है 6 मंथ जो है फिर से जो है री इलेक्शन करने का जो है प्रावधान है उसमें। फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ता है, तो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट में भी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359। मतलब आर्टिकल 359 के अंतर्गत जो भी फंडामेंटल राइट है वो सभी सस्पेंड हो जाते हैं, बस आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। मतलब आर्टिकल 20 और 21 जो है वो एज इट इज जो है वो लागू रहते हैं, उसके लिए जो है कोई भी जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अब जो इमरजेंसी हमारा 1975 में जो इम्प्लीमेंट किया गया था उस बीच में जो है बहुत सारे जो है कानून पास किए गए थे, खास करके अमेंडमेंट 42 से लेकर के अमेंडमेंट 44। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं उस समय आई थी। 1975 में जो है हमारा इमरजेंसी चालू हुआ था, तो उस समय 38 अमेंडमेंट जो है वो लाया गया था। इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू को जो है ना वो मतलब एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। इमरजेंसी डिक्लेरेशन जो है वो हुआ तो जुडिशियल रिव्यू ख़त्म कर दिया गया। फिर 1975 में क्या आया कि 39 अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें जो है पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया कि कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो उसका जो है डिसीजन चाहे डिसाइड कौन करेगा, इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट को वो पार्लियामेंट करेगी। क्योंकि जब इमरजेंसी लागू हुआ था उसके पहले जो है इंदिरा गांधी का जो केस था उसको जो है हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उसको जो है इनवैलिड करार दिया था। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को कम करके एक तरीके से जो है ये पावर जो है पार्लियामेंट को दे दिया गया था। फिर 1976 में जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट आया और ये जो है एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, जैसे कि इसमें पहला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है उसमें भी प्राइमेसी दी गई थी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में। जुडिशियली पावर को कर्टेल किया गया था और लोकसभा के टेन्योर को जो है इसमें बढ़ाया गया था। फिर 1977 में जब ये इमरजेंसी जो है वो हट गया, रिवोक हो गया, तब शाह कमीशन का गठन किया गया था कि इमरजेंसी से रिलेटेड जो है रिकमेंडेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। तो इसमें इन्होंने पाया गया कि इमरजेंसी जो था वो एब्यूज़ ऑफ पावर एंड एक्सेस था। फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था। कुछ जो कमियां रह गई थी, चाहे जो कुछ जो है स्वीपिंग चेंजेस वगैरह 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किए गए थे, उसको सुधारने के लिए इसको लाया गया था। तो इसमें जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली जो लैंग्वेज थी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रिप्लेस करके आर्म रेबेलियन जो है वो ऐड कर दिया गया। और जुडिशियल रिव्यू को जो यहाँ पर जो है रिवोक कर दिया गया था उसको जो है फिर से जो है रिस्टोर कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू को। 44th अमेंडमेंट जो लाया गया था वो एक तरीके से जो भी हमारा अननेसेसरी का जो अमेंडमेंट हुआ था 42 को उसको सुधारने के लिए लाया गया था। तो कुछ और भी इसमें जो है चीज़ें लाई गई थी, जैसे कि यूनियन कैबिनेट का जो है वो रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट को इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए। फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात की गई थी कि विथिन 1 मंथ जो है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जो है इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। फिर आर्टिकल 359 के जो है स्कोप को जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया था। इसमें आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी तरीके से जो है वो आप जो है रिवोक नहीं कर सकते, मतलब एक तरीके से वो लागू ही रहेगा, उसको आप नहीं रोक सकते हैं, वो हमेशा जो है इन्फोर्सेबल ही रहेगा। फिर आर्टिकल 358 की बात बोलता है इसमें, जो कि जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंशन की बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। तो उसमें आर्टिकल 19 जो है वो तो सस्पेंड हो जाता है, लेकिन कब कंडीशन क्या है कि इमरजेंसी इम्पोज ड्यू टू द वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू अगर लगा हुआ है इमरजेंसी हमारा, तभी जा करके आर्टिकल 19 से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे, वो भी किसके थ्रू, आर्टिकल 358 के सॉरी। और फिर हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो फंडामेंटल राइट्स था उसको जो है रिमूव करके फंडामेंटल राइट से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर में डाल दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। फिर आर्टिकल 257A जो है उसको रिमूव कर दिया गया और ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है कोई भी जो आर्म फोर्सेस जो है यूनियन की वो स्टेट में जो है अगर ग्रेव सिचुएशन आ गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गया, तो जा करके वो वहाँ पर जो है डील कर सकती हैं उस सिचुएशन को। लोकसभा का टेन्योर जो 6 साल का ली किया गया था उसको फिर से रिस्टोर करके 5 साल के लिए कर दिया गया। आर्टिकल 83 और 172 को इसमें अमेंडमेंट किया गया था। आर्टिकल 83 जो है वो लोकसभा के कार्यकाल से है और 172 जो है वो विधानसभा के कार्यकाल से है। और फिर से इसमें जुडिशियल रिव्यू को जो है रिस्टोर कर दिया गया कि इलेक्शन डिस्प्यूट से जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के हैं वो फिर से जो है वो जुडिशियरी रिव्यू के अंतर्गत आ जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंट टू बिल, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है तो वो किस तरीके से जो है उसको असेंट मिलता है। पहला चीज़ कि वो गवर्नर के थ्रू जो है वो पहले असेंट होगा। किसी रीजन से गवर्नर जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो किस रूल्स के तहत, किस टाइमलाइन के तहत जो है उसको जो है असेंट मिलना चाहिए। कंटेस्ट क्या है इस न्यूज़ का कि बहुत सारे बिल जो तमिलनाडु के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो पास किए जा रहे थे, तो वहाँ के गवर्नर जो है बहुत सारे बिल को एक तो बहुत दिनों तक होल्ड करते थे और होल्ड करने के बाद जो है फिर उसको जो है प्रेसिडेंट के पास जो है रिजर्व कर देते थे। प्रेसिडेंट भी जो है उस पर डिसीजन नहीं दे रहे थे, तो उससे संबंधित जो है केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार के द्वारा। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक टाइमलाइन दिया था कि इस विथिन जो है इतने दिनों के बीच में जो है प्रेसिडेंट को जो है वो बिल पे असेंट दे देना है, सैंक्शन कर देना है। लेकिन फिर प्रेसिडेंट ने जो है ना वो 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है एक तरीके से जो है वो दिया कि प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे सके। तो उससे फिर ये रिलेटेड जो है न्यूज आया और उसके बाद जो है जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम जो है डिटेल से समझेंगे। तो ये क्या है कि अंडर द आर्टिकल 143 कोर्ट कैन नॉट इम्पोज एनी टाइमलाइन फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। मतलब जो है अंडर द आर्टिकल 143 कोई भी कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर पे जो है टाइमलाइन इम्पोज नहीं कर सकता है, उनको ये आदेश नहीं दे सकता है कि आप जो है पर्टिकुलर इस टाइम में जो है ये किसी भी बिल को जो है वो असेंट दे दीजिए। कोई भी बिल अगर आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 200 या अंडर द आर्टिकल 201 अगर गवर्नर चाहे प्रेसिडेंट के पास है तो उसका कोई टाइमलाइन जो है इम्पोज नहीं किया जा सकता है। इस 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कुछ चीज़ें जो है निकल के आई। पहला जो है डिम्ड एसेंट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। क्या चीज़ है कि अगर इसमें ये पहले बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई बिल गवर्नर चाहे प्रेसिडेंट के पास है और कुछ पर्टिकुलर 90 डेज चाहे 120 डेज के आसपास अगर हो जाता है और उनके द्वारा साइन नहीं किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा, तो भी उस बिल को जो है वो अप्रूवल मान लिया जाएगा। तो इसको, इस व्यवस्था को जो है अब एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है खुद ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही। क्योंकि अगर ये ऐसा चीज़ होने लगा तो ये क्या है कि वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ लॉ है। मतलब सेपरेशन ऑफ लॉ हमारा ये बोलता है कि लेजिस्लेशन के जो कार्य में सुप्रीम कोर्ट का जो है जुडिशरी का जो है इंटरफेरेंस नहीं हो जाता। हमारा आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि जुडिशरी को जो है वो लेजिस्लेटिव चाहे एग्जीक्यूटिव से जो है वो सेपरेट करता है। तो यहाँ पर जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर का एक तरीके से वायलेशन हो जाएगा और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है स्कीम हमारी उसको जो है एक तरीके से लैप्स कर देगा। तो ये वाला जो है एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। फिर जो है ये भी बोला गया कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो किसी बिल पर इंडेफिनेटली जो है बैठ नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ उस पर डिसीजन देना पड़ेगा। अगर वो इंडेफिनेटली बैठे रहते हैं तो ये जो है ये भी फेडरलिज्म का जो है एक तरीके से वायलेट करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के भी अगेंस्ट में है। फिर लिमिटेड जुडिशरी की रिव्यू की बात भी करता है कि कोर्ट जो है वो हमेशा इंटरवेन नहीं कर सकता है, लेकिन जब जरूरत पड़े जो गवर्नर और प्रेसिडेंट अगर उनका इंटेंट अगर मालफाइड है तो रिव्यू जो है वो किया जा सकता है उसके प्रोसीजर पे, ना कि उसके मेरिट पे। तो मतलब जो प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा, उस प्रेसिडेंट अगर मालाफाइड इंटेंट के थ्रू हो रहा है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन उसमें मेरिट चाहे डिमेरिट उसमें नहीं देखा जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर बार अपना सजेशन नहीं दे सकता है, या प्रेसिडेंट को जरूरत नहीं पड़ती है कि हमेशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले, वो भी तब वो कंडीशन जबकि गवर्नर कोई बिल जो है वो रिजर्व करके रखे हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट की जो है सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ही जो है वो सफिशिएंट है उनके डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर देखा जाए तो अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर के बीच में देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है के पास लगभग निग्लिजिबल जो है डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन अंडर द अपने कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 163(2) वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि कुछ स्फेयर में गवर्नर के पास जो है डिस्क्रिएशन पावर है कि वो ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो कोई बिल अगर गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखते हैं तो भी उनका एक डिस्क्रिशनरी पावर ही हुआ। अब देखते हैं कि अगर कोई बिल स्टेट बिल है और उसको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया है उसके पास होने का, उसके असेंट में, मतलब गवर्नर चाहे प्रेसिडेंट किस तरीके से जो है उसको असेंट अपना देते हैं। तो कोई बिल अगर स्टेट बिल पास होने के बाद गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अंडर द आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि बिल पास होने के बाद जब गवर्नर के पास आएगा तो उसके पास 4 चॉइस है, 4 चॉइस है। 4 चॉइस इन द सेंस उसमें क्या है कि पहला तो उस बिल को जो है गवर्नर जो है वो ग्रांट देते हैं अपना असेंट, तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा, अगर उस बिल को होल्ड कर दिया गया है, विथ होल्ड कर दिया गया है, तो वो बिल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है।
थर्ड कंडीशन क्या है कि बिल को जो है वो रिटर्न कर दिया जाए रिकन्सिडरेशन के लिए, लेकिन इस कंडीशन में कोई अगर मनी बिल है तो उसको जो है रिटर्न नहीं किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। तो जब कोई ऑर्डिनरी बिल जो है अगर उसको गवर्नर जो है रिटर्न करते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, तो वहाँ पर कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह के लिए। अगर लेजिस्लेचर दोबारा उसको पास कर देते हैं विथ और विदाउट चेंजेस, तो उस कंडीशन में जो है गवर्नर को अपना असेंट देना ही पड़ेगा। फोर्थ कंडीशन क्या है कि कोई बिल आया उनके पास तो उसको वो रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट्स के कंसिडरेशन के लिए। जब वो प्रेसिडेंट्स के कंसिडरेशन के लिए रख देते हैं तब वहाँ पर जो है उनका रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल जब जाता है तब आर्टिकल अंडर 201 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पहला कि उस बिल को ग्रांट दे दें, अपना एसेंट दे दें तो वो लॉ बन जाएगा। सेकंड, उसको फिर विथहोल्ड कर दें या रिजेक्ट कर दें तो वो बिल अपने आप रिजेक्ट, विथहोल्ड इन द सेंस वो रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड कंसिडरेशन जो है कि उसको वापस कर दें रिकन्सिडरेशन के लिए। अगर वो मनी बिल है तो उसको वापस नहीं किया जा सकता है। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो कुछ सजेशन के साथ जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट के लिए जो है वो सजेशन दे सकते हैं। अगर लेजिस्लेचर जो है उस पर फिर से विथिन 6 मंथ जो है कंसीडर करके दोबारा पास करते हैं तो फिर जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर यहाँ पर जो है गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। फिर दोबारा वो प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास फिर 2 पावर है। पहले तो उसको ग्रांट दे दें, एसेंट दे दें अपना, तो वो पास हो जाएगा, फिर से लॉ बन जाएगा। दोबारा क्या है कि उसको विथहोल्ड कर सकते हैं अपने एसेंट्स को। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि फिर से वो बिल उसी कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे। डिफरेंस क्या रह गया गवर्नर के और प्रेसिडेंट के पावर में कि प्रेसिडेंट जो है ना वो ऑब्लाइज नहीं है। मतलब कोई बिल अगर उसने प्रेसिडेंट ने खुद ही वापस किया है रिकन्सिडरेशन के लिए तो दोबारा उनके पास आता है तो भी वो ज़रूरी नहीं है कि उस पर एसेंट अपना दे ही दे। जबकि गवर्नर अगर वो बिल को वापस करते हैं तो उनको जो है उस बिल पे जो है अपना एसेंट देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस बेसिक रह गया जब किसी बिल को वापस किया जाता है गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हमारा जो कंटेक्स्ट है एक्चुअल में, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उससे संबंधित कुछ जो है एस्पेक्ट्स हम और देख लेते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इन एक्शन जो होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन द सेंस कि कोई बिल आपके पास आ रहा है और आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉकेट वेटो जो है बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेटो बोलते हैं, सॉरी पॉकेट नहीं, एब्सोल्यूट वेटो जो बोलते हैं वो अलाउड नहीं है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो परमिट नहीं करता है अंडर द आर्टिकल 200 और 201। और अगर इनेक्शन लिया जाता है तो उसको जो है जो रिट पिटीशन के थ्रू जो है, जिसको बोलेंगे मंडामस जो है, उसके थ्रू जो है इसको पिटीशन फाइल किया जा सकता है। मंडामस क्या है कि ये जो है किस कंडीशन में जो है वो इशू नहीं किया जा सकता है, जब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी है उस कंडीशन में, जब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी स्टैट्यूटरी फोर्स को नहीं फॉलो करता है। मतलब कोई ऑर्डर है डिपार्टमेंटल ऑर्डर, वो स्टैट्यूटरी पावर नहीं है उसके पास, तो वहाँ पर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। और जहाँ पे जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है, वो जो है मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, तो वहाँ पर भी जो है मैंडामस जो है वो इम्पोज नहीं किया जा सकता है, अगेंस्ट में रिट फाइल नहीं किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट में भी जो है मंडामस जो है वो लागू, मतलब रिट जो है वो फाइल नहीं किया जा सकता। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो अगर अपने जुडिशरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो भी जो है उनके अगेंस्ट में मंडामस जो है वो रिट फाइल नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात इसमें की गई है कि गवर्नर जो है वो बिल एक फर्स्ट टाइम जो है वो रिजर्व कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, सेकेंड टाइम जो है वो रिजर्व चाहे वापस नहीं कर सकते हैं। फिर थर्ड है इसमें नो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी अंडर द आर्टिकल 200। मतलब कुछ जो है चीज़ें गवर्नर अपने पास डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे जो है उनका रिस्ट्रिक्शन है, तो जिसमें जो है हाई कोर्ट के पावर से संबंधित जो है उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। फिर अंडर द आर्टिकल 288 जिसमें टैक्सेशन और ऑन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की बात करता है, वहाँ पे उनको डिस्क्रिशनरी पावर नहीं मिला हुआ है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित कंकरेंट लिस्ट वाले जो है आर्टिकल 254(2) के अंतर्गत, फिर आर्टिकल 304(b) जिसमें ट्रेड और कॉमर्स से लेकर के इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है उससे संबंधित कुछ अगर बिल है, एक्ट है तो, और उसके अलावा 31A और 31C से संबंधित जो कोई बिल आता है तो उसमें उनको डिस्कशनरी पावर नहीं दिया हुआ है। और जो कोई जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स वगैरह भी आते हैं तो भी उनको जो है डिस्कशनरी पावर जो है वो जो एब्सोल्यूट जिसकी बात करते हैं वो उनको इसमें नहीं मिला हुआ है। और जो इनको जो है डिस्कशनरी पावर मिला हुआ भी है वो भी किसके अंतर्गत आता है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। देखिए अगर कोई किसी बिल पे वो अपना एसेंट देते हैं तो वो तो जस्टिसिबल पार्ट नहीं है। किसी बिल आया उनके पास, उनको उन्होंने साइन कर दिया और वो लॉ बन गया, तो ये जो है जस्टिसिबल पार्ट नहीं आता है। लेकिन अगर वो बिल किसी को होल्ड करते हैं, रिजर्व करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है, मतलब जो है कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के। प्रेसिडेंट का जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन जो है अंडर द आर्टिकल 143 होता है।
तो इसके अंतर्गत अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बिल आता है और उसको जो है अगर प्रेसिडेंट को एडवाइज अगर चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइजरी ओपिनियन लिया जा सकता है। और ये जो ओपिनियन होता है वो एक तरीके से जो है एडवाइज ही होता है, उसका ऐसा नहीं है कि इनफोर्स उसको लागू किया ही जाए या प्रेसिडेंट उसको मान ले। लेकिन क्या है कि इस एडवाइस की स्ट्रांग परसुएसिव वैल्यू होती है, मतलब एक तरीके से जो है परसुएसन वाला बात हो जाता है, स्ट्रांगली जो है वो एक तरीके से जो है इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजी पर। अंडर द आर्टिकल 361(1) के अंतर्गत जो है गवर्नर जो है किसी भी कोर्ट में एंसरेबल नहीं है, पहला चीज़। और दूसरा अंडर द आर्टिकल 361(2) जो है वो बोलता है कि इनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली हुई है गवर्नर को फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब तक वो ऑफिस में रहते हैं। तो जब तक वो ऑफिस में है तब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट में नहीं चलाया जा सकता है। और अपने कार्य के लिए अंडर द आर्टिकल 361(1) के अंतर्गत जो है वो किसी भी कोर्ट में एंसरेबल नहीं है जब वो अपनी एक्सरसाइज और परफॉर्मेंस जो है उनकी जो ड्यूटी असाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर वो करते हैं तो। अगर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट रिमेन ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए हमेशा ओपन रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से। कंटेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली सीपी राधाकृष्णन जो है हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किए गए हैं। इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो इनको नॉमिनेट पहले किया जाता है, उसके लिए 20 प्रपोजर होने चाहिए और 20 सेकेंडर होना चाहिए। इनको 15,000 जो है मैंडेटरी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा जो भी कैंडिडेट होंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। वोटिंग जो है वो कंडक्ट किया जाता है पार्लियामेंट हाउस में। इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है ना एक स्पेशल पेन सप्लाई करता है इंक वाला, और इसका जो है फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जो है वो मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। सुपरविजन कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट करता है एक रिटर्निंग ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होते हैं और एक ऑब्जर्वर को। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से संबंधित कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि इसमें जो भी वोट करेंगे वो जो है उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू नहीं होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर जो है अगर कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति मतलब MP राज्यसभा चाहे लोकसभा का अगर सेक्रेसी का वायलेशन करता है और अनऑथराइज्ड पेन यूज करता है तो उसके वोट को इनवैलिड मान लिया जाएगा। फिर ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है अगर वोटर को, तो इस वोटिंग पद्धति को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है अंडर द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1950। 39th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो कि एजुकेशन अथॉरिटी थी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर से संबंधित, तो उसको जो है हटा करके एक सेपरेट बॉडी जो है गठित की जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि जो है उसको वेस्टेड पावर दिया जाएगा कि वो इलेक्शन से संबंधित जो भी रिजॉल्व्स हैं उसको इलेक्शन से संबंधित जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सेपरेट बॉडी पार्लियामेंट के द्वारा गठित की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के को देखा जाए तो पहला जो है ये कि ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि प्रेसिडेंट जो है उसकी जो वैकेंसी अगर आ जाती है तो उसकी ड्यूटी को कौन करेगा, मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है किसी कारण से उनका ऑफिस वैकेंट है तो उसका कार्यभार कौन करेगा ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखा जाए आर्टिकल के हिसाब से अगर तो अंडर द आर्टिकल 63 जो है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में अंडर द आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 क्या बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। फिर अंडर द आर्टिकल 65 में बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की कैजुअल जो वैकेंसी होगी उसके तहत जो है केवल प्रेसिडेंट का कार्यभार लेंगे, या किसी कारण से प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो मतलब उनका कार्यभार वो परमानेंटली नहीं लेंगे, जो कैजुअल वैकेंसी लिमिटेड टाइम के लिए ही जो है प्रेसिडेंट का कार्यभार लेंगे अंडर द आर्टिकल 65। फिर अंडर द आर्टिकल 66 ये बोलता है कि इलेक्शन करने के लिए अगर वाइस प्रेसिडेंट का है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर जो है इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। वोटिंग का सिस्टम क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को काउंट किया जाएगा, सीक्रेट बैलेट से उनका इलेक्शन होता है और हर एक वोट की जो गिनती होती है उसमें एक वोट जो काउंट होता है उसकी वैल्यू भी एक ही होती है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो पहला तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो कैंडिडेट है। सेकेंड उनका एज 35 ईयर एज मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए, और वो जो है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो है वो क्वालिफाइड हों और कोई भी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट जो है उसको होल्ड न करते हों। अंडर द आर्टिकल 67 ये बोलता है कि होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, मतलब उनका इलेक्शन होने के बाद वो 5 साल तक के लिए जो उनका ऑफिस फिक्स हो जाता है। अगर किसी कारण से उनको अगर छोड़ना है तो उनको रिटर्न रिजिग्नेशन देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को,
और अगर उनको रिमूवल का कोई प्रोसेस फॉलो करना है तो राज्यसभा में उनके रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन पास किया जाता है बाय द मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। तो जो राज्यसभा के टोटल मेंबरशिप हैं उनकी मेजोरिटी के थ्रू जो है एक उनका रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और बाद में जो है लोकसभा के द्वारा जो है उसको अप्रूव किया जाएगा। और इनका जो है अगर एक सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो टेन्योर 5 साल का है वो एक्सपायरी होने के बाद भी जो है वो कार्य पे अपना जो है रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एज ए पोस्ट पे रहते हैं, जब तक कि उनका जो है सक्सेसर जो होता है, जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है, वो अपना कार्यभार जो है वो ग्रहण न कर ले। अंडर द आर्टिकल 68 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो जैसे ही मतलब जो है खाली होता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पोस्ट को भर लेना है, लेकिन कोई टाइमलाइन इसमें नहीं दिया गया है। किसी कारण से वैकेंसी आती है, डेथ होता है, रिजिग्नेशन होता है, चाहे रिजोल्यूशन का रिमूवल का रिजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो भी एज सुन एज पॉसिबल जो है उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये हुआ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि लोकसभा स्पीकर ने नॉमिनेट किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो कि इम्पेनल्ड हो जाएंगे वैसे मेंबर जो कि मतलब जो है लोकसभा के कार्यकाल को जो है संचालन करेंगे जब लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट रहेंगे, तो हाउस ऑफ प्रोसीडिंग को वो लुक आफ्टर करेंगे। देखा जाए तो सेक्शन 9 रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस ऑफ द लोकसभा के अंतर्गत जो है कोई सेशन अगर स्टार्ट होता है हमारा तो उस सेशन से पहले जो है स्पीकर 10 MPs को नॉमिनेट करते हैं जो कि उस पैनल के जो है चेयर करेंगे। उन 10 जो MPs होते हैं उसमें से कोई भी जो है प्रेसिडेंट हो सकता है जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है एब्सेंट रहेंगे। ऑफिस ऑफ स्पीकर की बात की जाए तो अंडर द आर्टिकल 93 जो है जैसे ही लोकसभा का गठन होता है तो उसमें से 2 मेंबर जो है एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर को सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जो है उस लोकसभा के जो भी सांसद होते हैं वो चुनते हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग के दौरान जो है वो चुने जाते हैं और उसका जो है वोटिंग का डेट जो है इलेक्शन का डेट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा है फिक्स किया जाता है। पोजीशन क्या होता है लोकसभा स्पीकर का, तो ये जो है एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के, हेड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी लोकसभा होते हैं ये। इनके ऑफिस का टर्म ये होता है कि इनका ऑफिस खाली नहीं होना चाहिए जब तक, जैसे कोई दूसरी लोकसभा का अगर चयन हो गया है, इलेक्शन हो गया है, तो जब तक वो लोकसभा के लोग ओथ और एफर्मेशन नहीं ले लेते हैं, उनका ओथ और एफर्मेशन जो है प्रोटेम स्पीकर लेते हैं, तब तक जो है इनका जो है, और चाहे नए जो स्पीकर नहीं चयनित हो जाते हैं तब तक इनका पोस्ट जो है वो एक जो पुराने स्पीकर हैं वही होल्ड करते हैं। और ये री इलेक्शन भी किए जा सकते हैं। रिमूवल की क्या प्रक्रिया है, उसको रिमूवल जो होता है वो अंडर द आर्टिकल 94 होता है और इसको रिमूवल करने के लिए रिजोल्यूशन जो है पास किया जाता है मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब जो है रिजोल्यूशन जो है जो भी लोकसभा के सदस्य होंगे उसमें मेजोरिटी जो है प्रेजेंट होने चाहिए और साथ साथ जो है वोटिंग होना चाहिए। लेकिन इसके पहले जो है रिजोल्यूशन पास होने से पहले उनको 14 डेज़ की जो है नोटिस दी जाती है और जब ये 14 डेज जो नोटिस पीरियड में होते हैं तो उस बीच में जो है वो एक तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के नहीं रह जाते हैं जब उनका रिमूवल का प्रोसेस चलता है तो। और साथ साथ लेकिन जब अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो नहीं है लेकिन वो ही कैन टेक पार्ट और स्पीक, मतलब लोकसभा में बोल सकते हैं, उसके प्रोसीडिंग को पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, इवन अप टू जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस में जो है वो वोट कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ द वोट। जब इक्वलिटी ऑफ वोट का कंडीशन आ जाएगा तब उनके वोट जो है उस केस में वो नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ उनका रिमूवल, जैसे आर्टिकल 94 के अंतर्गत रिमूव करने का क्या प्रक्रिया है और आर्टिकल 93 के अंतर्गत उनका जो है इलेक्शन किस तरीके से होता है और क्या क्या अथॉरिटी मिली हुई है। कोर ड्यूटी अगर स्पीकर की देखा जाए तो पहले जो है राइट ऑफ द गार्जियन, इसमें क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड प्रिविलेज विद इन द हाउस, मतलब जो विद इन द हाउस जो भी MPs हैं उनके प्रोटेक्शन राइट्स और प्रिविलेज को एक तरीके से ये प्रोटेक्ट करते हैं। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में देखा जाए तो ये जो है जो मैनेज करते हैं मैटर जो कि स्पेसिफिक रूल के अंतर्गत कवर्ड नहीं है उनको भी जो है एक तरीके से ये मैनेज करते हैं। फिर जो है अगर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, अगर टाई वोट होता है तो उस केस में जो है ये वोट भी दे करके जो है उस डेडलॉक को रिजॉल्व करते हैं। फिर जब ज्वाइंट सेशन होता है, किसी कारण से कोई बिल में डेडलॉक आ गया है, लोकसभा और राज्यसभा की जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसको ये उसके वो प्रिसाइड करते हैं। साथ साथ जो अंडर द आर्टिकल 110(4)(a)(4) को जो है मनी बिल का जो है ऑथराइजेशन जो है स्पीकर का जो है स्पीकर के थ्रू ही होता है। तो ये स्पीकर से रिलेटेड हमारा डिस्कशन हुआ। अब इनका जो डिप्टी होता है, मतलब जो डिप्टी स्पीकर बोला जाता है, तो उनके संबंधित जो है कुछ हम देख लेते हैं कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो इमर्ज हुआ 1921 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। मतलब आज़ादी से पहले भी जो है ये डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था। आज़ादी से पहले जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो फर्स्ट जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है डिप्टी स्पीकर चयनित किए गए थे।
आज़ादी के बाद M.A. अयंगर जो है इंडिया के फर्स्ट डिप्टी स्पीकर बने जो भी इलेक्टेड थे। इलेक्शन देखा जाए तो इसका लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन ये है कि जो अपोजिशन मेंबर होता है, अपोजिशन पार्टी जो मेजोरिटी अपोजिशन में है, उसका जो व्यक्ति जो है डिप्टी स्पीकर बनता है। और रूल और प्रोसीजर अगर देखा जाए कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड लोकसभा के, तो डिप्टी स्पीकर जो है उसका जो इलेक्शन जो होता है वो एक फिक्स डेट पे जो है तय किया जाता है। उसको जो है फिक्स कौन करता है? स्पीकर जो है वो फिक्स करते हैं कि इस डेट पे ही इलेक्शन का होना तय है। रिजिग्नेशन और रिमूवल अगर देखा जाए तो अंडर द आर्टिकल 94 वैकेशन, रिजिग्नेशन और रिमूवल जो होता है इनका जो है वही रिजोल्यूशन पास करके जो है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है इनको रिमूव कर सकते हैं। स्पीकर जो है अपना रिजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देते हैं और डिप्टी स्पीकर जो है अपना रिजिग्नेशन स्पीकर को देते हैं। तो ये एक्चुअल में एक बहुत बार जो है एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि कहीं स्पीकर प्रेसिडेंट को तो अपना रिजाइन नहीं देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर मिल करके एक दूसरे को रिजाइन का भी देते हैं, वाइस वर्सा ये होता है। ड्यूटी क्या होती है डिप्टी स्पीकर की? अंडर द आर्टिकल 95 कि स्पीकर का पोस्ट अगर वैकेंट हो जाता है तो डिप्टी स्पीकर जो है उसके कार्यभार को लेंगे, और जब वो कार्यभार स्पीकर का कार्य करेंगे तो उस समय जो है वो वही पावर होल्ड करते हैं जो स्पीकर के पास होता है। और साथ ही साथ अगर जॉइंट सीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तब भी जो है अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ही उस जॉइंट सेशन को जो है वो चेयर करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा स्पीकर से रिलेटेड जो है टॉपिक जो है उनकी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि सुप्रीम कोर्ट में पाड़ी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2025 में केस आया। उसमें जो है स्पीकर के द्वारा जो है तेलंगाना के 10 MLAs को डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो इशू था उसमें अननेसेसरी का डिले हो रहा था, वो सिग्निफिकेंट डिलेस को लेकर के जजमेंट आया है। पहले देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या चीज़ है। तो ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ एसोसिएटेड है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द MLA के डिस्क्वालिफिकेशन से एसोसिएटेड है, और वो MLA जो वॉलेंटरली जो है अपनी पार्टी की मेंबरशिप से जो है रिजिग्नेशन दे देते हैं, और उस पार्टी से जिस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको इंक्लूड किया गया है 10th शेड्यूल में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के थ्रू। और इस शेड्यूल में जो जो बातें लिखी गई हैं कि ये जो इसमें प्रोसेस दिया गया है कि बाय विच लेजिस्लेचर में डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मतलब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, चाहे अगर लोकसभा में है तो स्पीकर, राज्यसभा में है तो उसके चेयरमैन, चाहे MLAs वगैरह हैं तो वहाँ के भी जो है लोकसभा विधानसभा के जो है स्पीकर जो है किस ग्राउंड पे अगर कोई लेजिस्लेचर जो है अगर वो डिफेक्ट करता है तो उसको किस तरीके से जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उससे संबंधित जो है रूल्स रेगुलेशन है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो है वो फैसला तभी लेते हैं जब जो भी लेजिस्लेचर है उसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया जाता है कोई भी सिटिंग मेंबर के द्वारा, पहला चीज़। दूसरा क्या है कि इसमें जो है कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि कितने टाइम फ्रेम के भीतर ही जो है जो डिफेक्शन से एसोसिएटेड जो लेजिस्लेचर है उसका जो है केस को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन को ये एक तरीके से जो है टाइम ड्यूरेशन में नहीं बांधता है। और अगर जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है डिसीजन ले लेता है डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित, तो उसके बाद ही कोर्ट जो है इंटरवेन कर सकता है। अगर उसका जो है प्रोसीडिंग अगर चल रहा है, अगर जो है स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया है तो उसके पहले जो है कोर्ट का इंटरवेंशन इसमें नहीं होता है। तो किस किस ग्राउंड पे जो है डिस्क्वालिफिकेशन होता है और क्या एक्सेप्शन दिए हुए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो अगर वॉलंटरली जो है अगर रिजाइन करता है व्यक्ति, कोई कानून MLA से है MP, तो वॉलंटरली अगर रिजाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनके लिए जो है डिफेक्शन का लॉ बनता है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, इंडिपेंडेंट मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है जीतने के बाद, तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर विथिन 6 मंथ ज्वाइन कर लेता है तब तो ठीक है, अगर 6 मंथ के बाद अगर वो ज्वाइन करता है तो वो भी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आ जाएगा। अब एंटी डिफेक्शन लॉ से कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जिसमें क्या है कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज करती है, उसमें 2/3 जो है लेजिस्लेचर जो है वो इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं मर्जर का, तो वहाँ पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू नहीं होगा। सेकंड, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर और जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है, इनके ऊपर जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये हुआ हमारा जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो अभी हमारे जो है कानून व्यवस्था जो है उसके संबंध में। ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में जो अडॉप्ट किया गया था, उसमें कहीं भी जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेंशन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्सप्लिसिटली जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इस 10th शेड्यूल में।
जुडिशियली प्रोनाउंसमेंट अगर देखा जाए 10th शेड्यूल से रिलेटेड तो वो कुछ इस टाइप से है कि किहोतो होलोहान वर्सेस जाचिल्लू 1992 में जो है हमारा एक जजमेंट आया था। इसमें जो है जो स्पीकर का डिसीजन था एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, वो जो है उसमें ये बोला गया था कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। फिर सेकंड जजमेंट आया था रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। उसमें ये बोला गया था कि स्पीकर शुड भी जो है वो न्यूट्रल एजुकेटर होना चाहिए, मतलब वो पॉलिटिकली जो बायसनेस होता है उसको दरकिनार करके जो है वो न्यूट्रल वे में जो है डिसीजन लेना चाहिए। फिर कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस 2020 में आया था। इसमें ये बोला गया था कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो पावर है वो स्पीकर को दिया गया है, तो उसको हटा करके किसी इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो खैर एक ट्रांसफ़र करने वाली बात आई थी। फिर उसके बाद जो है केसम मेघचंद्रन सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें ये बोला गया था कि 10th शेड्यूल में जो स्पीकर के पास पावर दिया गया है डिफेक्शन से संबंधित, तो ये जो डिसीजन लेते हैं इनका कुछ टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो ये हुआ कि विथिन 3 मंथ जो है जब इनके डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो केस फाइल होता है उसके 3 महीने के भीतर ही जो है इनको डिसीजन ले लेना चाहिए। तो ये हुआ हमारा टोटली जो है एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52 से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग लॉ मेकर से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि कर्नाटका के जो कुछ एमएलएस जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं अंडर द आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत जो है सीबीआई ने इलीगल माइनिंग केस से रिलेटेड जो है कुछ एमएलएस को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया है। उनकी इंक्वायरी में जो है इलीगल माइनिंग का केस बन रहा था, इसके चलते जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है वैकेंसी क्रिएट हो गया है। तो किसी सिटिंग लॉ मेकर जो होते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पर हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिया हुआ कि आर्टिकल 102 जो कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनसे एसोसिएटेड है। आर्टिकल 191 जो है वो सिटिंग जो एमएलएस होते हैं जो विधायक होते हैं उनसे एसोसिएटेड है। तो किस कंडीशन में इनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो पहला कंडीशन है उनका कि अगर वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अगर होल्ड करते हैं तो वो कंडीशन है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित। सेकंड क्या है कि वो अगर अनसाउंड माइंड है, और इसकी इंक्वायरी कौन करेगा, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा जो है अगर डिक्लेयर किया जाता है कि अनसाउंड माइंड है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अगर वो भारत के नागरिक नहीं है या भारत के नागरिक हैं, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, लेकिन वॉलंटरली जो है किसी दूसरे देश की अगर सिटीजनशिप ले लेते हैं फॉरेन स्टेट की, तब वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ अगर लागू हो जाता है उनके ऊपर अंडर द शेड्यूल जो 10th है हमारा, वो अगर लागू हो जाता है तब भी वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो उस कानून के अंतर्गत अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और कुछ इसके अलावा जो है एग्जिस्टिंग लीगल एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। तो एक तो जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 में सेक्शन 83A है, उसके अंतर्गत अगर कोई क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस के अंतर्गत उनको अगर सज़ा हो गई है 2 साल या उससे ज़्यादा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। किस चीज़ के लिए, कंटेस्टिंग इलेक्शन और कंटिन्यूइंग इन ऑफिस, मतलब इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे और जिस ऑफिस में है उस ऑफिस को भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर क्रिमिनल केसेस के थ्रू उनको 2 साल और उससे ज़्यादा का पनिशमेंट हो जाता है। अब ये क्रिमिनल केस में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर वो क्रिमिनल केस के अंतर्गत एक तो ब्राइबरी आया, फिर रेप केस, फिर अगर एनमिटी को प्रमोट करते हैं तो वो आया, अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं, करप्शन करते हैं और डिसलॉयल टू द नेशन, मतलब देश के साथ गद्दारी करने का भी अगर कुछ केस बनता है तो इस केस के तहत अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होता है और सज़ा हो जाती है तो वो जो है 2 साल से ज़्यादा की सज़ा के कारण उनको जो है कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन वगैरह जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लिली थॉमस और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में 2013 का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, इसके आधार पर ये बोला गया है कि मतलब उनको इमीडिएटली जो है डिस्क्वालीफाई कर देना है अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गया है तो। फिर मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जो केस है उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि अगर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है तो उसको जो है मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई लीगल जो है बाध्यता नहीं है, बट जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको ये एडवाइस दिया जाता है कि वो ऐसे कैंडिडेट जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको जो है मिनिस्ट्री को सिलेक्ट करने में जो है अवॉइड करें, वो मतलब उसको मिनिस्टर ना बनाए, ये उनके जो है एक मोरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत 2018 में एक कोर्ट का जजमेंट आया था
कि हम, कोर्ट ने ये बोला कि हम कोई मेंबर क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो उसको जो है हम डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई भी जो है कानून बनाने के लिए हम नहीं बोल सकते हैं, चाहे हम कोई नया रूल्स नहीं दे सकते हैं। बट जो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको ये चाहिए कि वैसे व्यक्तियों को वो टिकट ही ना दें जिनका बैकग्राउंड जो है क्रिमिनल है, जिससे कि पॉलिटिक्स का जो है क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो ये हुआ हमारा जो सिटिंग्स जो लॉ मेकर्स हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉन डिटेंशन। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि यूनियन होम मिनिस्टर ने जो है एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है 130th अमेंडमेंट बिल के रूप में लोकसभा में इन्होंने पेश किया है कि ये मिनिस्टर के रिमूवल से संबंधित है। अगर कोई मिनिस्टर डिटेंट होता है, डिटेंशन होता है उसका, तो किस कंडीशन में जो है उसको रिमूवल मिलना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। ग्राउंड फॉर रिमूवल क्या क्या हो सकता है कि यूनियन मिनिस्टर कोई है अगर तो चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उनको जो है ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा अगर वो अरेस्ट हैं या डिटेंड है 30 दिन लगातार अगर किसी कारण से जेल में अगर बंद है। और कारण ये है कि मान लीजिए उन्होंने कोई ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस का पनिशमेंट 5 साल या उससे ज़्यादा होगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ और उनका जो है ऑफेंस जो है प्रूफ हो गया और उसके मामले में उनको सज़ा मिली और उसकी सज़ा 5 साल या 5 साल से ज़्यादा होगी अगर उस मतलब जो है उनका जो क्राइम है, तो उस कंडीशन में जो है अगर उनको 30 दिन के लिए भी डिटेंट किया गया है तो उनको जो है अपना ऑफिस जो है छोड़ना पड़ेगा। ये जो बिल पेश किया गया है 130th जो बिल है, ये जो है प्रपोज्ड बिल अमेंड करके क्या आर्टिकल 75 जो कि यूनियन मिनिस्टर से संबंधित है, आर्टिकल 164 जो कि जो स्टेट मिनिस्टर से संबंधित है और आर्टिकल 239A जो है जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन दिल्ली से एसोसिएटेड है, ये जो है अमेंडमेंट करेगा। प्रोसीजर क्या होगा रिमूवल का, अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है प्रधानमंत्री को छोड़ करके, तो वो जो है प्रधानमंत्री के एडवाइस के आधार पर जो है प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देंगे। जैसे ही 30 दिन पार होगा 31st डे को है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर नहीं भी रिमूव करते हैं प्रधानमंत्री, अगर एडवाइस नहीं भी करते हैं तो उस कंडीशन में अपने आप जो है जैसे 31 दिन होगा तो ऑटोमेटिक जो है वो रिमूव हो जाएगा। स्टेट मिनिस्टर की बात की जाए, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर को छोड़ करके बाकी कोई अगर मंत्री है तो उसको गवर्नर रिमूव कर देंगे ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगर नहीं करते हैं तो 31st डे के बाद क्या होगा, सेम वही कंडीशन जो यूनियन मिनिस्टर के साथ था। दिल्ली मिनिस्टर की बात की जाए तो जो दिल्ली के जो मिनिस्टर हैं वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव करेंगे। देखिए माइंड कीजिए यहाँ पे प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई रोल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर अगर कोई क्राइम करते हैं और 30 दिन के लिए डिटेंट हो जाते हैं तो उनको जो है 31वें दिन जो है रिजाइन कर देना है। अगर वो कस्टडी में है तो भी उनको 31वें दिन रिजाइन कर देना है। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली जो है रिमूवल मान लिया जाएगा। लेकिन क्या है कि इसमें जो है रीअपॉइंटमेंट का जो है कोई इसमें बार नहीं है, मतलब जैसे ही वो कस्टडी से बाहर आएंगे तो फिर से जो है वो रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ये एक्चुअल में जो है न्यू जो ये चाहिए बिल जो पेश किया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो जेल में जब बंद थे, डिटेंशन में थे, तो वो जेल से जो है वो एक तरीके से जो है कानून चलाना चाह रहे थे, राज्य को हैंडल करना चाह रहे थे। तो उस कंडीशन में जो है फिर दोबारा इस टाइप का रिपीटेशन ना हो बोल करके ये बिल गवर्नमेंट के द्वारा पर्टिकुलरली यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा जो है इसको पेश किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि रिसेंटली जो है लोकसभा के स्पीकर ने ये बोला है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो जो है गवर्नमेंट के लिए एडवर्सरी का काम नहीं करती है, मतलब गवर्नमेंट के अपोजिट नहीं चलती है, बल्कि इनका काम क्या होता है गवर्नमेंट के कार्य को एक तरीके से सपोर्ट करना और करेक्टिव इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको फॉलो करना, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस जो है प्रोवाइड करना कि गवर्नमेंट का कार्य जो है सुचारू रूप से चल सके। उसको एडवर्सरी नहीं होना चाहिए, अपोजिट नहीं जाना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ये अपॉइंट की जाती है या तो इलेक्टेड बाई हाउसेस या तो नॉमिनेटेड बाई द स्पीकर। तो स्पीकर या तो नॉमिनेट करते हैं या तो हाउस के द्वारा जो है इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है और इसी जो अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर के कार्य करता है ये। इट रिप्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और स्पीकर। अपने जो रिपोर्ट्स होते हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो स्पीकर को देते हैं चाहे या हाउस को देते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी की ओरिजिन जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से संबंधित है हमारा, और ये जो अपना पावर जो है विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द अथॉरिटी। आर्टिकल 105 जो कि एमपीज़ की प्रिविलेज से एसोसिएटेड है और आर्टिकल 118 ये मतलब ये पार्लियामेंट्री अथॉरिटी जो देता है कि ये अपने रेगुलेट करे बिजनेस को, प्रोसीजर को किस तरीके से जो है वो फॉलोअप करने के लिए, चाहे डे टू डे जो वर्किंग होता है पार्लियामेंट को वो अपने आप को किस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए अंडर द आर्टिकल 118। कितने तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, तो बेसिकली जो है दो टाइप की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। एक तो एडहॉक कमेटी होती है,
इसका अपॉइंटमेंट जो है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए किया जाता है, और जब वो पर्पज़ ख़त्म हो जाता है तो ये जो एडहॉक कमेटी है वो अपने आप जो है क्लोज हो जाती है जब उनका कार्य खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी, चाहे ऐसी बहुत सारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब होती हैं, स्पेशल पर्पज़ के लिए किसी इंक्वायरी के लिए उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। जब उसका फंक्शन खत्म हो जाता है तो वो सीज हो जाता है। सेकंड है स्टैंडिंग कमेटी, तो ये जो है परमानेंट और रेगुलर कमेटी होती है और उसको टाइम टू टाइम जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल कमेटी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, फिर पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी होता है, एस्टिमेट कमेटी होती है, मतलब बहुत सारी कमेटियाँ जो है वो परमानेंट बेसिस पे काम करती हैं, उनको हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं। जो एडहॉक कमेटी होता है उसको जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो है सेटअप किया जाता है, और जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है वो एक तरीके से इंडिविजुअल रेगुलेटर कार्य करती है। जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट कमेटी रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन है, रिलेटेड टू इंश्योरेंस है, तो एक तरीके से रेगुलेटर का कार्य करेगी इंश्योरेंस या टेलीकम्युनिकेशन जिससे संबंधित हो। तो कुछ कमेटी हमारे इस समय न्यूज में थी इस वर्ष, तो उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे कमेटी में एस्टिमेट कमेटी जो है उसको 75 साल हो गए हैं। तो इससे संबंधित न्यूज ये है कि ये जो है जितनी भी 3 फाइनेंशियल कमेटी है हमारी, सबसे पहले जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, दो कमेटियाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग 2 हुआ, और ये एस्टिमेट कमेटी, ये 3 मुख्यतः जो है ना फाइनेंशियल कमेटी है। तो एस्टिमेट कमेटी में टोटल 30 मेंबर होते हैं, वो भी कहाँ के होते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, ओनली लोकसभा के। मिनिस्टर इसके एलिजिबल नहीं होते, और ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। चेयरपर्सन कौन होते हैं, इसके स्पीकर को जो है वो डिसाइड करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं कि इसका चेयरपर्सन कौन होगा। टेन्योर इसका 1 साल का होता है। सजेशन क्या देते हैं कि अल्टरनेटिव पॉलिसी फॉर द एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी कैसे जो है बढ़ाई जाए फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित, और ये पता करते हैं कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पैसे को जो पार्लियामेंट अलॉट कर रहा है उस पैसे का जो है सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं विद इन पॉलिसी लिमिट। तो एक तरीके से जो है ये 2-3 चीज़ें जो है ये वॉच आउट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसल्टेटिव कमेटी। तो कंसल्टेटिव कमेटी को जो अपॉइंटमेंट मिलता है ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के अंतर्गत जो है ये कार्य करते हैं अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। कंस्टिट्यूट आफ्टर लोकसभा इलेक्शन वाज रिक्वायर्ड, जैसे लोकसभा का जब इलेक्शन के बाद जो है इसको जब रिक्वायरमेंट होता है तब इसको जो है मतलब कंस्टिट्यूट किया जाता है। वॉलेंटरीली इसमें 10 से 30 मेंबर होते हैं। एक एमपी जो है कि केवल किसी एक कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर हो सकता है। बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो है इसके मेंबर हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये इनफॉर्मल कंसल्टेशन होता है बिटवीन द गवर्नमेंट और एमपीज़, मतलब जो गवर्नमेंट के जो कार्य होते हैं तो उसको जो है एक तरीके से एमपीज़ को बताना, पॉलिसी को चाहे प्रोग्राम से संबंधित जो है अवगत कराना, ये जो है इसके एक तरीके का मीडिएटर कार्य करता है इनफॉर्मल कंसल्टेशन के रूप में कंसल्टेटिव कमेटी है। फिर है कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से एसोसिएटेड जो है कैबिनेट कमेटी को हम बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारी और भी जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं उस टोटल वो 8 कैबिनेट कमेटीज़ जो है मुख्यतः कार्य करती हैं, उसमें से एक ये जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ है। मेंबर कौन कौन होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है इसके मेंबर होते हैं। अदर जो डिफेंस चीफ वगैरह जो है जैसे नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के, तो वो भी इसकी कमेटी का जो मीटिंग होता है उसको अटेंड कर सकते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, तो की फंक्शन इसका है कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी से एसोसिएटेड डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, मेजर सिक्योरिटीज अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो इसी कमेटी के कंसल्टेशन के थ्रू ही होते हैं। और फॉरेन अफेयर में जहाँ सिक्योरिटी का इम्प्लीकेशन होता है तो वहाँ भी ये जो इनका फंक्शन चाहे इनका रोल जो है प्ले करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैबिनेट कमेटी क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहीं प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये किसके अंतर्गत जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो ये जो है ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस रूल 1961 के तहत जो है इनका जो है कमीशनिंग होता है। मेजर कमेटी की अगर बात की जाए कैबिनेट कमेटी में, तो इसमें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, ये जो है मेजर कमेटियाँ हैं, इनको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री। और जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी है इसके चेयरमैन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन द कैबिनेट, ये जो है एक तरीके के सबसे, मैं अगर बोलूँ तो सबसे पावरफुल कमेटी है, क्योंकि जितने भी सीनियर मोस्ट, टॉप मोस्ट जो गवर्नमेंट के पोस्ट्स होते हैं जैसे सेक्रेटरी के, असिस्टेंट सेक्रेटरी के, चाहे पीएसयूज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों के जो टॉप मोस्ट पोस्ट होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटमेंट कमेटी देखती है। तो इसके जो मेन चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और होम मिनिस्टर जो है इसके मेंबर होते हैं। तो ये हुआ हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचायती एडवांस इंडेक्स से रिलेटेड। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एसेस करेगा ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस किस में मेजर किया जाएगा, तो इसमें जो है थीम बेसिस पे
9 की थीम्स हैं जो कि पंचायती के लोकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो टारगेट दिए गए हैं 2030 तक में, तो किस तरीके से जो है ग्रास रूट की जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में आगे बढ़ रही हैं, जिसमें खास करके जो है पॉवर्टी फ्री होना चाहिए, क्लीन और ग्रीन पंचायत होना चाहिए, सोशल जस्ट और हेल्थ वगैरह जो है इंडिकेटर्स को मेजर किया जाएगा। ओवरऑल ये होलिस्टिक अप्रोच है और बोला जाए इसको तो एक मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है। एकदम बहुत सारी इसके गवर्नमेंट की स्कीमें चलती हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सोशल जस्टिस से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। तो उन सब चीज़ों में जो है किस तरीके से जो है लोकल रूट पे जो है जो पंचायती इंस्टीट्यूशन है उनकी भागीदारी कितनी है डेवलपमेंट को लेकर के, और भारत में कितना ही कंट्रीब्यूट कर रही है। कैटेगरी इसकी देखा जाए तो इसमें 4 कैटेगरी है। एक अचीवर की, एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर, फ्रंट रनर। तो अचीवर में कोई भी जो है पंचायत देश का जो है नहीं आया है, मतलब कोई भी नॉन अचीवर रह गए हैं लगभग सभी देश, सभी पंचायत हमारे। सेकंड पे जैसे जो है हमारा एक तो है एस्पिरेंट्स जो सबसे मतलब बॉटम पे हैं, उसके बाद आता है परफॉर्मर का सेकंड पे, और थर्ड पे जो है फ्रंट रनर। तो एस्पिरेंट्स जो है मैक्सिमम जो है पंचायत हमारे जो है इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स वाली कैटेगरी में। सेकंड है परफॉर्मर वाले में, उसमें 36% जो हमारे पंचायती हैं वो जो है इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इसमें जो है मॉडरेट जो है प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है पंचायती इंस्टीट्यूशन जो है हमारे। उसके ऊपर जो है फ्रंट रनर है, तो इसमें जो है गुजरात जो है सबसे टॉप पे है। इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत जो है इस कैटेगरी में गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये वो पंचायती एडवांस इंडेक्स से रिलेटेड जो कि पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें जो है मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स को जो है फॉलो अप करके जो है रैंकिंग तैयार की गई है। बेसिकली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो लोकलाइज रूप में आप यूज करना है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, और उसके हिसाब से जो है एक तरीके से रैंकिंग दी जाएगी पंचायत की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल यूथ ग्राम सभा से संबंधित। क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कोलैबोरेशन कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है मॉडल यूथ ग्राम सभा। इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये एक इनिशिएटिव है जो ग्रास रूट पे जो ग्राम सभा वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जन भागीदारी को मजबूत करना, साथ साथ जो है पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नमेंट होता है। मतलब लोकल गवर्नमेंट का डेफिनेशन ही जो है, फाउंडेशन ही जो है वो पार्टिसिपेशन से बना है। मतलब जो है एक ग्रास रूट का जो आदमी होता है, एक आम आदमी, कॉमन मैन होता है, वो भी गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग होता है लोकल लेवल पे उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए। तो उसके पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, जन भागीदारी को जो बढ़ावा देना, मजबूत करना, ये इसका बेसिक पर्पज़ है। और ये जो मॉडल यूथ ग्राम सभा जो लॉन्च किया गया है ये अपना अलाइंड है किसके साथ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लॉन्च किया गया है उसके थ्रू जो है ये अलाइंड है। ये इम्प्लीमेंट करेगा जो जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट स्कूल है, उसी के थ्रू जो है मॉडल यूथ ग्राम सभा को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। जवाहर नवोदय विद्यालय को अगर देखा जाए तो ये एक रेसिडेंशियल स्कूल होता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। ये जो है एक तरीके से रेसिडेंशियल स्कूल जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र के जो है बच्चे होते हैं उनका एडमिशन होता है, जिसमें उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखा जाता है। मतलब वो किसी भी सोशल चाहे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों, उनका एडमिशन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल एजेंसी है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय को चलाती है। इसी तरीके से जो एकलव्य मॉडल स्कूल होता है रेसिडेंशियल स्कूल, वो उसका पर्पज ये है कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे शेड्यूल्ड ट्राइबल स्टूडेंट्स को, और उस एरिया में ये फोकस करता है जहाँ पर जो है पॉपुलेशन एसटी का 50% से ज़्यादा हो, और इसके अलावा जो है एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन वहाँ पे रहते हो। तो उस एरिया में जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है ओपन होता है। नोडल मिनिस्ट्री इसकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि जवाहर नवोदय स्कूल किसके द्वारा रन किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो रन किया जाता है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से एसोसिएटेड। ऑफिशियल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली का मतलब हुआ हमारा 15 ईयर्स हो गया है उसको इस्टेब्लिश किए गए। उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में, और इसको किसका पार्ट है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का पार्ट है। हमेशा इसको माइंड कीजिएगा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज चाहे लैंग्वेज अफेयर जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रोविजन देखा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 17वां पार्ट है, और आर्टिकल 343 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। और ये आर्टिकल 343 ये बोलता है कि यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन का क्या होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। फिर 1963 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था। इसमें ये बोल दिया गया कि हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश का भी यूज किया जा सकता है फॉर द ऑफिशियल पर्पज़।
जो केंद्रीय सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पर्पज़ होगा उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज किया जा सकता है किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन से संबंधित पार्लियामेंट में। किसके अंतर्गत? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंतर्गत। फिर आर्टिकल 344 ये बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को इम्पोज करने के लिए एक कमीशन होना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का स्थापना आर्टिकल 344 के अंतर्गत किया गया। फिर आर्टिकल 345 जो है बोलता है कि वो स्टेट से जो लेजिस्लेचर है वो चाहे तो अपने स्टेट में बोले जाने वाली कोई एक भाषा या तो हिंदी को, चाहे वो लोकल कोई लैंग्वेज हो, उसको वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं और वो जो है उनके डे टू डे जो है विधानसभा होगा उसके बिजनेस के ट्रांजेक्शन में उसका यूज किया जाएगा। तो ये हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज से हमारा डिस्कशन, जिसमें जो है हमारा 50 साल हो गया है ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी इस्टेब्लिश जो हुए थे, डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था उसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि इंडियन लोकसभा स्पीकर जो है वो अटेंड किए हैं 150वां 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो हुआ उसका समिट हुआ है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद। तो 150 साल हो गए हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो है कमेटी होते हुए, मतलब जब इस्टेब्लिश किया गया था। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1889 में एज ए स्मॉल ग्रुप पार्लियामेंट्री जो है मिलकर के स्टार्ट किए थे। मिशन क्या होता है कि इस समिट में होता है कि पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को प्रमोट किया जाता है और इसमें जो पार्लियामेंट्रियन है, जो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्रियन है, उनको एम्पावर किया जाता है कि वो प्रमोट करें वर्ल्ड में पीस को, डेमोक्रेसी को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको एक तरीके से जो है मेन स्ट्रीम लाइन में लाएँ, अलग अलग देश के, विश्व के कोने कोने में इसको पहुँचाने का जो है ये पार्लियामेंट्रियन काम करते हैं। इसमें ही जो है पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसके अंतर्गत एक फोरम है, वो वुमेन पार्लियामेंट्रियन जो होते हैं, चाहे वुमेन सांसद जिसको बोला जाए, वो इसमें जो है इसके मेंबर होते हैं। ये उनको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करता है जो कि 40 ईयर्स प्रोवाइडेड वुमेन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब 40 सालों से ये जो है द फोरम ऑफ वुमेन पार्लियामेंट चल रहा है। ये एक तरीके से जो वुमेन सांसद वगैरह होते हैं उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पर ये जो है इनपुट दे पाए इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग से संबंधित, मतलब उनका भी एक पार्टिसिपेशन होता है इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में। एक तरीके से कानून के निर्माता ये होते हैं, तो उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है अपने देश से लेकर के दूसरे देशों में कुछ इनपुट देने के लिए। अभी इसका देखा जाए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में 182 मेंबर कंट्रीज़ हैं। न्यू कंट्री इसमें ऐड हुई है बेलाइस, जो कि जो है कैरिबियन जो ओशियन है वहाँ पे एक स्थित देश है बेलाइस, इसका लेटेस्ट मेंबर हुआ है। और साथ साथ जो है 15 एसोसिएट मेंबर के रूप में जो है अन्य देशों को मान्यता मिली है। इंडिया भी इसका मेंबर है और इस पार्लियामेंट्री यूनियन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये हुआ हमारा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन से रिलेटेड डिस्कशन। कुछ की टर्म्स और इनिशिएटिव जो न्यूज में थे उसको देख लेते हैं। तो पहला है इसमें मनी बिल और फाइनेंशियल बिल से एसोसिएटेड। आर्टिकल 1171 क्या बोलता है कि ये जो है मनी बिल जो कि 110 के अंदर जो है डिफाइन किया जाता है, तो उसके इंट्रोडक्शन से संबंधित है हमारा आर्टिकल 117(1). ये बोलता है कि कोई भी मनी बिल जो है उसको केवल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी कब? जब प्रेसिडेंट्स का रिकमेंडेशन पहले से ले लिया जाएगा, तब जो है वो मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर आर्टिकल 117(3) बोलता है कि कोई भी बिल ऐसा है जिसका हम बात करें कि कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ करना है एक्सपेंडिचर के लिए, तो उसके लिए भी जो है पहले प्रेसिडेंट से जो है रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर फाइनेंस बिल और मनी बिल को देखा जाए तो फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ऑनली इन लोकसभा। मतलब देखिए पहले तो डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा कि फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है। तो सभी फाइनेंस बिल जो है वो मनी बिल नहीं होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि सभी फाइनेंस बिल जो है वो मनी बिल नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी मनी बिल हैं वो सब क्या है? फाइनेंस बिल होते हैं। जो भी मतलब अगर इंट्रोड्यूस करना है जो फाइनेंशियल बिल मनी बिल के रूप में है, तो अगर इंट्रोड्यूस करना है तो केवल उसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा, उसमें राज्यसभा का रोल केवल जो है रिकमेंडेशन वाला मैटर होता है कि कोई रिकमेंडेशन अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है वो कर सकते हैं। अगर उस रिकमेंडेशन को लोकसभा मान लेता है तो भी ठीक, और नहीं भी मानता है तो भी ठीक। मतलब जो है उसको जो है मतलब जो है वो लोकसभा के मतलब विवेक के ऊपर है कि उसको माने चाहे ना माने। और राज्यसभा का रोल केवल जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन का ही है, वो केवल रिकमेंड करेगा, अमेंड नहीं कर सकता है किसी भी बिल के पार्ट को, चाहे उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और कोई भी मनी बिल है उसका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने से लेकर के पास होने तक का जो टाइमलाइन दिया हुआ है 75 डेज़, मतलब 75 डेज़ में जैसे भी उस बिल को पास हो जाना चाहिए दोनों पार्लियामेंट से लेकर के, फिर प्रेसिडेंट का साइन निकल जाएगा फिर। और एज ए फाइनेंशियल बिल जो मनी बिल अगर देखा जाए तो मनी बिल में कोई भी ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं होता है, क्योंकि इसमें राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होता है, तो इसमें ज्वाइंट सीटिंग अलाउ नहीं है। और ज्वाइंट सीटिंग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के तहत जो है वो गवर्न होता है।
आर्टिकल 109 जो है वो मेंशन करता है कि किस तरीके से जो है मनी बिल को पास किया जाएगा, उसके रिस्पेक्ट जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 109 में जो है डिफाइन किया गया है। तो ये हुआ हमारा मनी बिल से संबंधित न्यूज़, जिसमें राज्यसभा का क्या रोल है और किस तरीके से जो है लोकसभा में वो पेश होता है और पास होने की प्रक्रिया, ज्वाइंट सेटिंग का क्या उसमें रोल होता है। केवल इसमें एक ही चीज़ है कि राज्यसभा का रोल इतना ही तक है कि वो 14 डेज़ जो है के लिए जो बिल जाता है राज्यसभा के पास, उसको जो एक तरीके से वो 14 डेज़ के लिए डिले कर सकता है, अदरवाइज उसका कुछ भी रोल नहीं है, उसका रिकमेंडेशन की भी कोई बाध्यता है लोकसभा के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट मेंबर के बिल से संबंधित। तो कोई एमपी अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है और वो एमपी सरकार का हिस्सा नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, अगर चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, अगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, मंत्री नहीं है, तो उसके द्वारा कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करना जो है उसकी जिम्मेदारी जो है जो व्यक्ति जो है प्राइवेट मेंबर है वही उसको इंट्रोड्यूस भी करेगा, चाहे उससे संबंधित जो भी कार्य करना होगा उस प्राइवेट मेंबर को ही करना पड़ेगा, उसको ड्राफ्टिंग करना भी उसी का काम है। मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा 1 मंथ का। 1 मंथ की नोटिस के बाद जो है स्पीकर के परमिशन के बाद उस बिल का जो है इंट्रोडक्शन होता है। लोकसभा में अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है प्राइवेट मेंबर बिल, तो इसका जो है उस पर डिस्कशन चाहे अलॉटमेंट किया जाता है, लास्ट जो वर्किंग डे होता है फ्राइडे का, उसके जो है 2.5 आवर्स को दिया जाता है फॉर द कंसिडरेशन एंड डिस्कशन ऑन द बिल। मतलब बिल से संबंधित जो कंसिडरेशन होता है, डिस्कशन होता है, वो एवरी फ्राइडे का जो है लास्ट 2.5 आवर होता है, उसमें इसको दिया गया टाइम स्पान डिस्कशन करने का। राज्यसभा की बात की जाए तो इसमें अल्टरनेट फ्राइडे का यूज किया जाता है, 2:30 PM से लेकर के 5 PM तक के बीच में जो है इसको टाइम दिया गया है डिस्कशन से संबंधित। अभी तक इंडिया में जो है 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लॉ बन चुके हैं, क्योंकि मतलब चूँकि गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती है तो लॉ बनना जो है एक डिफ़िकल्ट होता है इसमें। तो अभी तक 14 जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो जो है वो अभी तक पास हो चुके हैं, और लास्ट बिल जो है एज सच इसमें पास हुआ था 1970 में। और इंडिया में फर्स्ट जो प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुआ था वो हुआ था मुस्लिम वक्फ बिल 1952, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था सैयद मोहम्मद अहमद कासमी के द्वारा। तो ये हुआ हमारा प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा एडजर्नमेंट साइन डाई से रिलेटेड। ये साइन डाई का मतलब ये होता है लगभग कि अनिश्चितकालीन, लैटिन वर्ड है ये। इसका ये हुआ मीनिंग टेक्निकली देखा जाए तो विदाउट असाइनिंग अ डे फॉर द फर्दर मीटिंग। मतलब जो है अगर कोई साइन डाई बोलता है, एडजर्नमेंट साइन डाई स्पीकर बोलते हैं लोकसभा में, चाहे चेयरमैन बोलते हैं राज्यसभा में, तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई नेक्स्ट डेट जो है वो कोई असाइन नहीं कर रहे हैं जिस डेट पे फर्दर जो है उस पार्लियामेंट्री सेशन की मीटिंग हो। तो एक तरीके से इसको बोला जाएगा अनिश्चितकालीन। ये एक पार्लियामेंट्री टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि उस जो सेशन चल रहा है, जैसे हो सकता है कि बजट सेशन चल रहा हो, मानसून सेशन चल रहा हो, चाहे विंटर सेशन चल रहा हो, तो उस सेशन का एक तरीके से ये एंड होता है, और नेक्स्ट डेट जो है इसमें जो है कब मीटिंग होगी इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है। और जब ये स्पीकर वगैरह जो है एडजर्नमेंट साइन डाई बोल देते हैं तो फिर ये जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जो है एक तरीके से वहाँ पे हाउस को जो है सिटिंग जो हाउस है उसको प्रोरोगेट कर देते हैं, और इस तरीके से वो सेशन का जो है एंड हो जाता है अंडर द आर्टिकल 85। इसका मतलब ये स्टेप क्या हुआ, अगर हम क्रोनोलॉजी समझें इसका, तो पहले जो है स्पीकर चाहे चेयरमैन राज्यसभा में हो चाहे स्पीकर हो लोकसभा में, वो अगर एडजर्नमेंट साइन डाई करते हैं तो एक तरीके से वो सेशन जो है वो एंड होने के कगार पर जाता है, लेकिन जो है नेक्स्ट मीटिंग का डेट वो डिसाइड यहाँ पे नहीं करते हैं, कोई डेट नहीं बोलते हैं। जब एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया तो फिर जो है वो प्रेसिडेंटल अप्रूवल के लिए जाता है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो है प्रोरोग करते हैं, और उस तरीके से उस सेशन का एंड हो जाता है। ये जो है आर्टिकल 85 में क्लियरली मेंशन्ड है। तो अगर जो है सेशन एंड होता है तो उस कंडीशन में जो बिल वगैरह जो है चाहे बिजनेस वगैरह जो होते हैं पार्लियामेंट में, उस पर क्या असर पड़ता है, तो जो भी बिल अगर जिस हाउस में ओरिजिनेट हुआ है और उसी में पेंडिंग है तो वो पूरा टोटली जो है अनअफेक्टेड रहता है, मतलब उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई नोटिस वगैरह है, मोस्ट ऑफ द नोटिस जैसे कि देखा जाए कि कोई क्वेश्चंस वगैरह रेज किया गया है, तो वो क्वेश्चंस मोशंस रिजोल्यूशन ये सब जो है वो लैप्स कर जाता है, और दोबारा फिर से जो है इसको रीसबमिट किया जाता है जब नेक्स्ट सेशन जो है मीटिंग होती है। मान लीजिए अगर बजट सेशन है, बजट सेशन के बाद जब मानसून सेशन आएगा तो फिर जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं, मोशंस वगैरह जो होते हैं जो प्रीवियस बजट सेशन में दिए गए थे, उसको री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम देखा जाए इंडिया में, तो एटलीस्ट जो है हमारी पार्लियामेंट को साल में 2 बार मिलना है, एटलीस्ट 2 सेशन होना चाहिए, क्योंकि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में मैक्सिमम जो गैप जो है 6 मंथ का दिया हुआ है। तो जैसे भी हो हमको 2 बार हमारी पार्लियामेंट्री सेशन होनी ही है। लेकिन क्या है कि जो नंबर ऑफ डेज जो मीटिंग है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, बस ये है कि हमको 2 बार मिलना है, बाकी मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है मीटिंग का वो कहीं मेंशन नहीं हुआ है। तो ये हुआ हमारा एडजर्नमेंट साइन डाई से रिलेटेड डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा 0 आवर से रिलेटेड।
तो 0 आवर क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर हमारा 11 AM से स्टार्ट होता है, तो 11 आवर का जो से लेकर के 12 आवर तक का जो क्वेश्चन आवर होता है हमारा, उसके बाद जस्ट जो है वो 0 आवर चालू हो जाता है। तो 12 बजे स्टार्ट होने से, दोपहर में 12 बजे स्टार्ट होने की वजह से इसको हम बोलते हैं 0 आवर, ठीक है। और ये जो है फॉर्मली जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मतलब हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 0 आवर नहीं है। ये क्या है, इंडिया का एक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम का ओरिजिनल और मतलब जो एग्जीक्यूटिव चीज़ें हैं जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। रूल ऑफ प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है। और इसमें जो है जो मैटर वगैरह जो है अगर रेज किया जाता है 0 आवर में, तो जो मेंबर होते हैं वो सबमिट करते हैं नोटिस स्टेटिंग दैट द सब्जेक्ट दे विश टू रेज। मतलब इसके पहले जब मतलब जो क्वेश्चन रेज करना हो तो स्पीकर को जो है वो प्रियर जो है वो नोटिस सबमिट करते हैं कि किस मैटर पे, किस सब्जेक्ट पे जो है वो 0 आवर के रूप में क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। और इस मैटर की सेवेरिटी के आधार पर जो है स्पीकर डिसाइड करते हैं कि 0 आवर ये इसके लिए अलाउ है कि नहीं है। तो अल्टीमेट जो है इसमें डिसीजन मेकिंग स्पीकर का होता है। इसमें बोला यही जाएगा कि मतलब 12 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे स्टार्ट होने की वजह से इसको 0 आवर बोला जाता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं है। तो ये हुआ हमारा 0 आवर से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन आवर से रिलेटेड। तो जो पार्लियामेंट्री सिटिंग होती है पर डे की, जब सिटिंग चलती है तो उसका फर्स्ट आवर जो होता है वो क्वेश्चन आवर के रूप में लिया जाता है। और इसमें जो है मेंबर्स जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी मंत्री से, और उसका जो है मंत्री जनरली आंसर देते हैं। तो जो 11 बजे हमारा जो है सेशन चालू होता है तो वो फर्स्ट आवर हमारा होता है क्वेश्चन आवर के रूप में। 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो है उसमें रेज किए जाते हैं क्वेश्चन आवर के अंतर्गत। इसमें पहला है स्टार्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा मार्क रहता है, ऐसे जो है एक मार्क रहता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। इसका आंसर जो है ओरली दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है, और मौखिक रूप देने की वजह से जो है इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए क्योंकि कभी भी क्वेश्चन से अगर ट्विस्ट करके पूछता है तो कोई एक ट्रिक भी याद कर लेता है आदमी, तो उससे जो है हम रिमेनिंग चीज़ें कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टार्ट क्वेश्चन है, जैसे मेरा जो ट्रिक्स है, मैं स्टील प्लांट में काम करता था तो स्लैग को ऑफ किया जाता था, तो इसमें जो है मैं याद करता था SOS, मतलब स्लैग ऑफ स्टेशन, इन द सेंस स्टार मार्क क्वेश्चन, ओरल रिस्पॉन्स, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। SOS का मतलब हुआ कि स्टार मार्क क्वेश्चन है, हम उसको ओरली जो है उसका रिस्पांस मिलेगा, इसलिए हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब जहाँ SOS हमारा हो गया स्टार्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, वहीं पे जब अनस्टार्ट क्वेश्चंस की बात आएगी तो इसमें क्या होगा कि ओरल नहीं, यहाँ पे क्या है रिटन आंसर मिलेगा। जब रिटन आंसर मिलेगा तो आपको जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछ सकते। तो इस तरीके से स्टार्ट और अनस्टार्ट का हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब हमको जो है इसके लिए जो है 10 डेज एडवांस में जो है नोटिस देना पड़ेगा कि हम जो है ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब चूंकि 10 डेज में अगर आप एडवांस नोटिस दे रहे हैं तो इसका आंसर आपको किस में मिलेगा, ओरली मिलेगा। अब फिर वही बात कि जब आपको ओरल रिस्पॉन्स मिल रहा है तो तत्काल में आप जो है इसका भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो SOS के थ्रू जो है आप जो क्वेश्चन आवर के क्वेश्चन हैं उनका रिस्पॉन्स किस तरीके से पार्लियामेंट में आपको मिलेगा ये आप जान सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आवर से रिलेटेड डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा से रिलेटेड। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका बेसिकली एम ये है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसको जो है डिजिटलाइज करना, और जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको क्या है स्ट्रीमलाइन करना। ये जो सभी जो 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे इसको जो है लागू करना है ई विधान एप्लीकेशन को। एक तरीके से ये जो है पूरे इंडिया में जितने भी कानून बनाने वाली मतलब एजेंसियां जैसे कि लेजिस्लेचर है, फिर हमारा लोकसभा है, तो उसको यूनिफाइड करना, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म देना जहां पर यह है वन नेशन और वन एप्लीकेशन की बात यहाँ पे, और चाहे विजन की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो है ई विधान पोर्टल जो है वो डेवलप किया जा रहा है तो नेशनल इन्फॉर्मेशन काउंसिल NIC क्लाउड के थ्रू, फिर मेघराज ये जो है मतलब हेल्प करेंगे। जो चेयर ऑफ हाउस होते हैं जैसे MLA जो लोकसभा विधानसभा होते हैं उसके स्पीकर, चाहे लोकसभा होते हैं उसके स्पीकर, राज्यसभा होते हैं उसके चेयरमैन, तो उनको एक तरीके से जो हेल्प करेगा टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, मतलब जो प्रोसीडिंग ऑफ हाउस का कंडक्ट जो है वो स्मूथली हो। और बेसिकली इसका मेन मोटो है कि पेपरलेस मैनर में हो। हमको जो है पेपरलेस पद्धति को जो है डेवलप करना है, इसके लिए जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है वो चलाया जा रहा है। ये इसकी फंडिंग की बात की जाए तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंडिंग मॉडल पर कार्य करता है। इसके चलते जो है ये बोलता है कि हम इक्विटेबल सपोर्ट सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को देंगे। इसमें कोई बायसनेस चाहे पार्शलिटी चाहे कोई एक बेंचमार्क नहीं है कि हम इसको पर्टिकुलरली इतना ही देंगे। इक्विटेबल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फंडिंग मैकेनिज्म पर कार्य करता है। नागालैंड जो है वो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बना था जिसने जो है नेवा इन द सेंस नेशनल ई विधान पोर्टल जो है वो
एप्लीकेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नागालैंड जो है फर्स्ट स्टेट था। तो इसके साथ ही हमारा जो है PT 365 पॉलिटी का पहला चैप्टर विजन IAS का वो हमने कंप्लीट किया। आई होप दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।